हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिसर्च की, जिसमें हमने आपसे बात कर ली थी टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसमें मैंने 3 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे रिसर्च या अनुसंधान को, जिसमें कि पहला मैंने बात की थी फंडामेंटल रिसर्च की, दूसरा मैंने बात की थी आपसे अप्लाइड रिसर्च की, और तीसरा मैंने बात की थी आपसे एक्शन रिसर्च की। वो सारी की सारी तीनों रिसर्चेस की बात हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे रिसर्च के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स, जिसमें पहला मेथड है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसकी कल बात हम शुरू कर चुके थे। तो हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, हिस्ट्री मतलब मीनिंगफुल रिकॉर्ड्स रखना पास्ट के इवेंट्स का, पुरानी जो घटनाएं हो चुकी हैं, जो पास्ट में घटनाएं हो चुकी हैं, उनका अर्थपूर्ण रिकॉर्ड रखना हिस्ट्री है। और रिसर्च के बारे में मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया था कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है ऑफ कलेक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। रिसर्च इंक्वायरी बेस्ड होती है, सिस्टमैटिक होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। फिर हमने कल बात की थी कि हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो ऑब्जर्वर है, जो रिसर्चर है, वो ऑब्जर्व करता है ऑथेंटिसिटी को रिपोर्ट्स की, कि क्या विश्वसनीयता है जो चीजें उसने मटेरियल कलेक्ट किया है उसमें, जो घटनाएं हुई हैं उनमें, और उसके ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट की घटनाओं को एनालाइज करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, और हिस्टोरिकल रिसर्च भी सिस्टमैटिक होती है, सुव्यवस्थित होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स के आधार पर, जो एविडेंस होते हैं उनमें बहुत सारे तथ्य जो हम निकालते हैं, उन तथ्यों के आधार पर हम निष्कर्ष को कंक्लूड करते हैं। किसके बारे में? पास्ट इवेंट्स के बारे में। हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है उसमें हम क्रिटिकल इंक्वायरी इन्वॉल्व रहती है, और वो क्या करती है, वो पास्ट की घटनाओं को रिप्रेजेंट करने का काम करती है और एक फेथफुल रिकंस्ट्रक्शन देती है। दोबारा से पुनर्निर्माण हम कर सकते हैं उन घटनाओं का। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें हिस्टोरिकल रिसर्च के, तो अगर हम देखें कि कैसे एक फिलॉसफी और दर्शन जो है, फिलॉसफी और रिलीजन जो है, वो किसी सोसाइटी को शेप करने में हेल्प करता है, तो हम जान पाएंगे कि इसमें जो है हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या प्रोसीजर है। जैसे अगर हम देखें कि हाउ डज अ फिलोसफी एंड रिलीजन शेप अ सोसाइटी, ये प्रॉब्लम है हिस्टोरिकल रिसर्च प्रॉब्लम, और इसमें हमने कुछ रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए हैं। तो हम क्या सोचेंगे, व्हाट इम्पैक्ट डिड बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म इटीसी ऑन सोसाइटी। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ धर्म थे पुराने टाइम में सोसाइटी में, उन्होंने क्या क्या प्रभाव डाला सोसाइटी पर, कैसे एक रिलीजियस टेक्स्ट जो है पावर को चेंज करने में हेल्प करता है, और कौन से कॉजेज और इम्पैक्ट पड़ते हैं फिलोसफिकल चीजों के हमारी पॉलिटिक्स पे, और कैसे हाउ डिड अ रिलीजन चेंज एज इट स्प्रेड, कैसे एक रिलीजन चेंज होता जाता है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च इज नॉट अ मेयर अक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा। केवल आपका काम हिस्टोरिकल रिसर्च में फैक्ट्स और डेटा को कलेक्ट करना नहीं है। इसमें आप क्या करते हो, एक फ्लोइंग डायनामिक रिपोर्ट देते हो पास्ट इवेंट्स की, आप कलेक्ट करते हो और पढ़ते हो बहुत सारा रीडिंग मटेरियल, रिसर्च मटेरियल रिलेटेड टू योर हिस्टोरिकल रिसर्च प्रॉब्लम। और ये जो सबसे अच्छी बात इसकी है हिस्टोरिकल रिसर्च की, कि आप इसमें डेटा को ही डिस्कवर करते हो। बहुत सारी चीजें जो अनकवर होती हैं, जिन चीजों के बारे में आपको पता नहीं होता, जब आप उनके बारे में खोजबीन शुरू करते हो, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हो, तो आप नए नए तरीके के डेटा को भी डिस्कवर करते हो। एनालिटिकल होती है, ये विश्लेषणात्मक होती है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी चीजों को एनालाइज करते हो, उसकी विश्वसनीयता देखते हो, ऑथेंटिसिटी देखते हो, उसकी रिलायबिलिटी देखते हो, और उसके बाद ही आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो। लॉजिकल होती है, इसमें आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ इश्यूज को स्टडी करते हो, इवेंट्स को, मूवमेंट्स को और कंसेप्ट्स को। फिर अगर टाइप्स की बात करें तो इन जनरल हिस्टोरिकल रिसर्च किसी भी सोशल इश्यूज पे बेस्ड हो सकती है, सामाजिक कुरीतियों पे बेस्ड हो सकती है, किसी आप स्पेसिफिक इंडिविजुअल को स्टडी कर सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर सकते हो, कुछ किन्हीं सोशल मूवमेंट्स को भी स्टडी कर सकते हो। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप एक्सप्लोर कर सकते हो जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं उनको, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहा है, क्या संबंध रहा है, उनको भी आप स्टडी कर सकते हो। इसमें आप डेटा को सिंथेसाइज करने का काम करते हो, और आप पुरानी हुई घटनाओं को, जो पास्ट इवेंट्स हैं, उनको री इंटरप्रेट भी कर सकते हो, उनके पुनर्व्याख्या भी कर सकते हो।
फिर अगर बात करें हिस्टोरिकल रिसर्च के पर्पस की, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो पहला उद्देश्य तो यही है कि ये कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करती है। हम अपने पास्ट के फेल्योर्स से और सक्सेस से बहुत कुछ सीखते हैं। ये हमारे पुराने डेटा को, जो पास्ट में हुई चीजें हैं, उनको रीएवेल्युएट करने का काम करती है। हम सीखते हैं, हम समझते हैं कि कैसे कोई एजुकेशनल थ्योरीज या प्रैक्टिसेस डेवलप हुई और वो क्यों डेवलप हुई, कुछ भी हुआ तो वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। फिर अगर स्टेप्स की बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, तो इसका काम क्या होता है, मतलब कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। काम तो मैंने बताया कि पास्ट के इवेंट जो हो गए हैं उनको रीइंटरप्रेट करना या उनके बारे में चीजों को इकट्ठा करना, डिस्कवर करना नए फैक्ट्स को। स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे या लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, इवेल्युएट करेंगे मटेरियल्स को, डेटा को सिंथेसाइज करेंगे और फिर रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों की जाती है? अनकवर चीजों को कवर करने के लिए या अननोन चीजों को जानने के लिए, हमारे मन में जो कुछ हिस्टोरिकल चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही होती है उसके आंसर्स को खोजने के लिए, पास्ट की चीजों में और प्रेजेंट की चीजों में क्या रिलेशनशिप है उसको देखने के लिए, हमारे अगर हम देखना चाहें तो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को स्टडी करने के लिए, एजेंसीज को स्टडी करने के लिए या इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और इनका मूल्यांकन करने के लिए। ये हमारे कल्चर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है जिसमें हम रहते हैं। साथ के साथ अगर हम किसी ग्लोबल लेवल पे किसी चीज की बात करें, कोई हिस्टोरिकल प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हैं, तो हम वहाँ के कल्चर के बारे में भी सीखते हैं। उसके बाद लास्ट कल मैंने आपसे जो वीडियो था उसमें इसकी बात की थी कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च को कलेक्ट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज हो सकते हैं, रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, रेलिक्स यानी अवशेष हो सकते हैं और इंटरव्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ तक की बात हम कल की वीडियो में कर चुके थे। अब आगे सोर्सेज ऑफ डेटा। सोर्सेज ऑफ डेटा मतलब अब जैसे आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हो तो कौन से सोर्सेज ऑफ डेटा को आप यूज कर सकते हो। तो इसमें मैं बात करूंगी आपसे दो सोर्सेज ऑफ डेटा की। एक होते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा और एक होते हैं आपके सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। तो जो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा होते हैं वो कौन से होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा जिनको हम प्राथमिक स्रोत भी कहते हैं, इसमें आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स जो पहले पहले डॉक्यूमेंट बना हो। जैसे मान लीजिए आप एनईपी 2020 को रीड करना चाह रहे हो या आप इसका रिलेवेंस देखना चाह रहे हो या आप डिफरेंस देखना चाह रहे हो पुराने की कैसे ये डेवलप हुई और क्यों हुई, तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाओगे जो कि प्राथमिक स्रोत होंगे आपके। फिर न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स, कौन कौन से न्यूमेरिकल रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल है। ओरल स्टेटमेंट किसने दिए हैं, जो सीधे आपको उन पर्सन से रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहे हैं। रेलिक्स, कौन से अवशेष हैं, रिमेन्स, रेलिक्स एंड रिमेन्स की आप बात करोगे तो भी आपके प्राइमरी सोर्सेज में आएंगे। और आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स का क्या मतलब होता है, आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो ऐसे वो होते हैं, रिमेन्स होते हैं। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट मतलब मानव निर्मित कला कृतियां होती हैं। जैसे कि आप अगर देखो कि कोई टूल आपको मिल गया डेकोरेशन का, है ना, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मिल गया जो किसी पर्सन ने बनाया है, तो ये सारी चीजें आपको प्राइमरी सोर्स में इंक्लूड होती हैं। उसके बाद सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं आपके जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक्स आएंगी जो किसी ने लिखी हैं। इंसाइक्लोपीडिया हो गया आपका, बायोग्राफी होगी किसी की आप पढ़ रहे हो, पीरियोडिकल्स हो गए और कुछ अलग टाइप के रेफरेंसेस जो प्राइमरी सोर्सेज में इंक्लूड नहीं है, वो सारे के सारे सेकेंडरी सोर्सेज में इंक्लूड हो जाएंगे। प्राइमरी सोर्स देखें तो ये ओरिजिनल होते हैं, फर्स्ट हैंड सोर्स होते हैं, डायरेक्ट इनका इन्वॉल्वमेंट होता है उस घटना के साथ में, उस घटनाक्रम के साथ में सीधे सीधे रिलेट करते हैं। इनका डायरेक्ट फिजिकल रिलेशनशिप भी होता है। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एरर बहुत लेस होती है क्योंकि ये डायरेक्ट ओरिजिनल सोर्स से आ रहे हैं। इनमें ये जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती सेकेंडरी सोर्सेज पे और ये बहुत ज्यादा रिलायबल या विश्वसनीय होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं या सेकेंडरी टेक्स्ट भी इनको कह सकते हैं, उसमें आते हैं, जैसे मैंने टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लिया था, और इसमें कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उस पर्सन का, उसने एक बुक लिख दी और आप पढ़ रहे हैं। मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, यहाँ पे बहुत सारी एरर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लिखने में कुछ हो गया या फिर अगर उस राइटर की वो ओरिजिनल बुक नहीं है,
किसी ने उसको दोबारा से लिखा है तो उसमें मोर पॉसिबिलिटीज हैं एरर की। ये डिपेंड करता है सेकेंडरी सोर्सेज प्राइमरी सोर्सेज पे, और ये उतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता जितना कि हमारे प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें कि की डाटा कलेक्शन टेक्निक्स कौन सी होती है हिस्ट्री में, तो सर्वेज। आप सर्वे करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो, लोगों से पूछ पूछ के, उनसे क्वेश्चनियर फिल करवा के। दूसरा है क्वेश्चनियर। तीसरा है पैनल क्वेश्चनियर। आप एक पैनल क्वेश्चन को भी ऑर्गेनाइज करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो, और इंटरव्यूज आप ले सकते हो लोगों को, और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स देके भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इन एजुकेशन। हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे एजुकेशन की फील्ड में हम बात करें तो उसके कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं। अगर आप देखना चाहो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज, जैसे मैंने बताया, हिस्ट्री ऑफ रोल ऑफ द टीचर, कैसे कैसे बदलाव आया टीचर के रोल में, हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कैसे अलग अलग टाइप की एजुकेशन आ गई, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन, कैसे कैसे और क्यों अलग अलग कंपोनेंट्स आ गए एजुकेशन के, एडमिशन प्रोसेस इन प्रोफेशनल, कैसे एडमिशन प्रोसेस प्रोफेशनलिज्म में कैसे कैसे कोर्सेज ऐड ऑन होते रहे, कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस चेंज होता रहा। बायोग्राफीज की अगर आप बात करो, आप किसी की आप आत्मकथा पढ़ रहे हो तो फिर उसमें कैसे बदलाव आ रहा है, क्या उन्होंने लिखा है और रियल सोर्स क्या है, तो वो भी आपका एक अच्छा सोर्स हो सकता है हिस्टोरिकल रिसर्च का। कंट्रीब्यूटर्स के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है हिस्टोरिकल रिसर्च का। प्रॉब्लम्स और वीकनेसेस जो हमें अवॉइड करनी चाहिए हिस्टोरिकल रिसर्च को करते टाइम। द रिसर्चर नीड्स टू सिंथेसाइज फैक्ट्स इनटू मीनिंगफुल क्रोनोलॉजिकल पैटर्न्स। पहली बात तो आपके जो भी फैक्ट्स होंगे जो आपने सिंथेसाइज किए हैं, निकाले हैं, तो वो एक क्रोनोलॉजिकल पैटर्न मतलब क्रमानुसार होना चाहिए। ऐसे नहीं है अभी तो आप बात कर रहे हो 2024 की, फिर आप बात करने लगे एकदम से 1900 की, तो इसलिए आपको क्रोनोलॉजिकली चीजों को अरेंज करना होगा। द रिसर्चर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ हिज हर ओन वैल्यूज। टीचर जो रिसर्चर होता है उसको अपने खुद की भी मूल्यों का ध्यान रखना होगा कि वो अगर किसी चीज के बारे में लिख रहा है तो उसे उसमें अपनी बायसनेस को इन्वॉल्व नहीं करना है, अपनी पर्सनल वैल्यूज को उसे कंसीडर करते हुए ही चीजों को लिखना है। एडिक्वेट क्रिटिसिज्म ऑफ सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल डेटा इज एसेंशियल। आपको क्रिटिकली सोचना ही होगा जो कुछ भी आप हिस्टोरिकल डेटा के सोर्सेज को यूज कर रहे हो उनके बारे में, कि कहीं वो संदिग्ध तो नहीं। आपको उनके ऑथेंटिसिटी को प्रॉपर चेक करके ही फिर उनको इंक्लूड करना होगा। हाउ दे टेल अस एनीथिंग अबाउट प्रेजेंट। कैसे जो है हिस्टोरिकल रिसर्च हमें सब कुछ भी बताती है प्रेजेंट के बारे में। तो हमें ये नए पैटर्न्स हम जान सकते हैं हिस्टोरिकल चीजों के, पुराने इवेंट्स को स्टडी करके हमारा पर्सपेक्टिव में एड ऑन हो जाता है। हम नए नए परिप्रेक्ष्य चीजों को समझ पाते हैं, करंट इवेंट्स को समझ पाते हैं, एजुकेशनल पॉलिसीज को समझ पाते हैं। वी डोंट नीड टू कंटिन्यूअसली री इन्वेंट द थिंग्स बिकॉज वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस। हमें हमेशा नई चीजों को इन्वेंट नहीं करना चाहिए, हम पुरानी चीजों के बारे में भी वो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी, जो उसका पिछला इतिहास उसको जानते हुए ही हमें उससे उसकी शुरुआत करनी होगी। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये फाइंड आउट करने में हेल्प करती है टेम्पररी सॉल्यूशन। जो आपकी प्रॉब्लम अभी चल रही है करंट में, इमीडिएट प्रॉब्लम, उसके सॉल्यूशन ये कहाँ से निकालती है, जो उसकी रूट्स है पास्ट में वहां से निकालती है, और ये प्रेजेंट ट्रेंड्स पे फोकस करती है। प्लस ये फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट भी करती है चीजों को। हिस्टोरिकल रिसर्च हमारे डाटा को रिवेल्युएट करने का काम करती है, हमें समझाती है कि एक पर्टिकुलर इवेंट कैसे डेवलप हुआ और क्यों डेवलप हुआ। क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म एक ऐसा लिटरेसी मेथड होता है जो एग्जामिन करता है, क्या एग्जामिन करता है, ए वर्क ऑफ लिटरेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स टाइम इंक्लूडिंग ऑथर्स लाइफ एंड द हिस्टोरिकल एंड सोशल सर्कमस्टांसेस ऑफ द टाइम। कि कैसे कोई साहित्य है उसका जो काम है वो किस संदर्भ में लिखा गया, वो ऑथर की लाइफ में क्या चल रहा था, मतलब किस संदर्भ में वो बात कर रहा है, क्या सामाजिक परिस्थितियां उस समय रही होंगी, ऑथर की लाइफ कैसी रही होगी, क्या स्थितियों में वो लिखा गया। तो क्रिटिसिज्म दो टाइप के, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट और सोर्स। जैसे मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट मिला, सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है
जो है वो ऑथेंटिक है, इस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेट करता है कि नहीं करता है, इसको हम लोअर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। इसमें ये क्या काम करता है, बायस को अवॉइड करने का काम करता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, और जो रिसर्च में अनफेयरनेस आ जाती है उसको भी अवॉइड करने का काम करता है। मतलब आप बायस नहीं हो सकते ना रिसर्च में, तो ये वो काम करता है। ये हमें समझाता है, ये क्या करता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ये टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है और वर्ड्स को, केवल इतना ही काम करता है, ये टेक्स्ट और वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने का, समझने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज द ऑथर एंड वॉट वॉज योर हिज बैकग्राउंड, कि ऑथर कौन था और उसका बैकग्राउंड क्या था, बस इतना समझने का काम अगर है तो वो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का है। केवल टेक्स्ट और वर्ड्स पे फोकस करता है, इसमें केवल आप वेरीफाई करते हैं ऑथेंटिसिटी एक डॉक्यूमेंट की, है ना। तो इसको हम लोअर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। अब इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है, जब हम वेरीफाई कर लेते हैं ऑथेंटिसिटी किसी भी डॉक्यूमेंट की, तब क्या करेगा रिसर्चर, अब उसके कंटेंट की जो ऑथेंटिसिटी है उसकी एक्यूरेसी को देखेगा, क्या विषय वस्तु उसमें दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उसको अब देखेगा। इसको इंटरनल क्रिटिसिज्म कहते हैं। ये हायर क्रिटिसिज्म भी कहलाता है, और इसमें हम क्या समझते हैं, मीनिंग को समझने का काम करता है रिसर्चर, कि जो राइटर है उसने जो लिखा है वो असल में कन्वे क्या करना चाहता है। और वहां एक्सटर्नल में हम क्या करते हैं, केवल उन चीजों को पढ़ लेते हैं, बस ये देखते हैं कि हाँ ठीक है, लिखा हुआ ऑथेंटिक है, सही शब्दों में लिखा है, ग्रामेटिकल चीजों में मिस्टेक तो नहीं है, बायस तो नहीं है, अनफेयर तो नहीं है, बस। अब फिर हम यहाँ इंटरनल में क्या करते हैं, उन चीजों के मीनिंग को राइटर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को हम लोअर क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म को हम हायर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। अगर मैं इंटरनल क्रिटिसिज्म का एग्जाम्पल लूं, तो मान लीजिए कोई एक इतिहासकार है और उसके पास जो है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे जुड़ी एक डायरी उसको मिल जाती है, तो ये है आपका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। उसको एक डायरी मिल गई 1857 की, उसने चेक कर लिया, ये उसकी ऑथेंटिसिटी उसने देख ली, तो ये लोअर क्रिटिसिज्म में आ गया, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अब वो आगे जो काम करेगा, अब जब वो इसका इंटरनली क्रिटिसाइज करने का काम करेगा, इसके कंटेंट की एक्यूरेसी को देखेगा, तो वो क्या देखेगा, क्या डायरी में इस्तेमाल की गई भाषा उस समय की भाषा से मेल खाती है, मतलब उस समय जैसे लोग लिखते थे, जो जो लैंग्वेज यूज करते थे, क्या वैसी लैंग्वेज लिखी है इसमें, क्या डायरी में जो इवेंट्स वर्णित हैं उस समय के ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप हैं, जो चीजें और जगह पर लिखी हुई, जो ऐतिहासिक तथ्य और जगह पर लिखे हुए, फिर वो उनसे उनको वेरीफाई करेगा। क्या लेखन शैली और विचार उस युग के सामाजिक मानदंडों से मेल खाते हैं, क्या जिस तरीके से उसने लिखा है वो उसके सामाजिक मानदंडों के अनुरूप है। अगर डायरी में जो चीजें लिखी हैं वो आपके आधुनिक शब्दों से, मतलब इस समय के शब्दों से मेल खाती हैं और उस समय के शब्दों से मेल नहीं खाती है, तो वो क्या करेगा, इसको संदिग्ध मान लेगा, इसको वो समझेगा कि ये ऑथेंटिक नहीं है और उसको यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। तो ये होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। अब अगर हम बात करें मॉडल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो देख लीजिए मोटा मोटा कि रिसर्च टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, डेटा को सिंथेसाइज करते हैं और रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो आज हमने आपसे क्या बात की लर्नर्स, आज हमने आपसे बात की कि हिस्टोरिकल रिसर्च होती क्या है और हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या मतलब है, और हिस्टोरिकल रिसर्च में कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए, हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या रेलिवेंस है, हिस्टोरिकल रिसर्च किस काम आती है, और हिस्टोरिकल रिसर्च को अगर हम इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के बेसिस पे देखें तो हम हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में क्या कह सकते हैं, और इस हिस्टोरिकल रिसर्च में कौन कौन से सोर्सेज को हम यूज करते हैं, जैसे प्राइमरी सोर्सेज, डायरी, लेटर्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स and first hand accounts, secondary materials such as books and articles written by historians and devoted to the analysis and interpretation of historical events and evidences। अगर हम और ज्यादा बात करें कि हिस्टोरिकल रिसर्च को हम इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म लोअर क्रिटिसिज्म होता है, जैसे कि मैंने बताया 1857 की कोई डायरी आपको मिली तो आप ये देख रहे हो ठीक है, जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है, ये 1857 की है, इसलिए ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हो गया। और जब हम उसी डायरी में लिखे हुए तथ्यों को पढ़ेंगे, इनकी कंटेंट की एक्यूरेसी को टेस्ट करेंगे, तो वो हमारा आएगा इंटरनल क्रिटिसिज्म में। सो होप आपको समझ में आया हो, और ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स पहला टाइप रिसर्च का कंप्लीट किया है। अब जल्दी ही मैं दूसरी वीडियो के साथ आऊंगी जिसमें मैं आपसे टाइप 2 डिस्कस करूंगी इसका, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगती हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।